नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद अहम जानकारी के साथ। बता दें कि घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना जारी है। घोसी उपचुनाव की मतगणना का पहला रुझान हो चुका है। पोस्टल बैलेट की गिनती में समाजवादी प्रत्याशी आगे है और सपा के प्रत्याशी सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। पोस्टर बैलेट की गिनती में समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि गिनती का पहला चरण पूरा हो चुका है। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इस वक्त आगे चल रहे हैं, यानी कि एसपी आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान पीछे चल रही है। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह 378 वोट से आगे चल रही हैं। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को अब तक 3581 वोट मिल चुके हैं। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को अब तक 3203 वोट मिल चुके हैं, यानी कि कड़ा मुकाबला यहां पे देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी तक सिर्फ एक चरण की काउंटिंग हुई है, एक चरण का मतगणना हुआ है। अब देखना होगा कि जैसे जैसे बाकी चरण पूरे होते हैं, बाकी जो काउंटिंग है वो स्टेज में आगे बढ़ती जा रही है, उसके बाद से क्या नतीजे निकल के सामने आते हैं। इस वक्त जो जानकारी इंडिया वॉइस आप तक पहुंचा रहा है वो घोसी विधानसभा उपचुनाव तक पहुंचा रहा है, उससे जुड़ी हुई पहुंचा रही है जानकारी आप तक। और सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह जो है वो 300 वोटों से आगे चल रहे हैं। सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह को अब तक 3581 वोट मिल चुके हैं। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान की बात की जाए तो अब तक 3203 वोट उनको मिल चुके हैं, यानी कि इस वक्त जो है समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। काउंटिंग जारी है और मऊ के घोसी का किंग कौन होगा, ये सवाल लगातार उठ रहा है, क्योंकि यहाँ पे कांटे की टक्कर मानी जा रही थी। और देखिए आखिरकार समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी जो है वो प्रतिक्रिया निकल के सामने नहीं आई है, लेकिन एक ही चरण पूरा हुआ है, एक ही स्टेज की काउंटिंग हुई है। ऐसे कई राउंड काउंटिंग होनी है, उसके बाद से निष्कर्ष निकल के सबके सामने आ जाएगा। तो सपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। सुधाकर सिंह ने अभी जो है आगे पैठ बनाई हुई है। अब देखना होगा जैसे जैसे काउंटिंग के बाकी चरण पूरे होते हैं क्या कुछ रिजल्ट निकल के सामने आता है। फिलहाल अहम जानकारी यही है कि यहाँ पे 7 सीटों के उपचुनाव हो रही हैं और 7 सीटों के उपचुनाव की आज मतगणना है। अभी जो है तमाम जगह काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही है, काउंटिंग हो रही है और ये सीधी तस्वीरें आप तक घोसी उपचुनाव से पहुंचा रहे हैं, घोसी सीट से पहुंचा रहे हैं। वहां की काउंटिंग अभी भी जारी है। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान जो है वो पीछे चल रहे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जहां मऊ के घोसी का किंग कौन होगा, ये सवाल लगातार बना हुआ है। घोसी उपचुनाव की मतगणना का पहला रुझान हो चुका है। धीरे धीरे यहाँ पे बाकी रुझान भी होनी है और इस वक्त बता दें कि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो चुके हैं। मतगणना जारी है 7 सीटों में से। बता दें कि 3 सीट जो है वो धनपुर, बागेश्वर और धूपगुड़ी पे है, वह भाजपा और एक समाजवादी पार्टी है। घोसी जो है वो इस वक्त काफी अहम मानी जा रही है ये सीट, क्योंकि यहाँ पे समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ बीजेपी की जो साख है वो दांव पर लगी हुई है। दारा सिंह चौहान जो है इस बार बीजेपी के खेमे से चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए दारा सिंह चौहान पीछे चल रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी जो है आगे चल रहा है और यही तस्वीर तकरीबन सभी जगह से निकल के सामने आ रही है। बता दें कि 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर बुधवार को उपचुनाव जो थे वो हुए थे और अब देखिए मतगणना हो रही है। काफी अहम की मतगणना मानी जा रही है और एक स्टेप जो है पूरा हो चुका है, यानी कि पहला रुझान सामने आ चुका है। पहले रुझान का यह निष्कर्ष निकला है कि समाजवादी पार्टी इस वक्त घोसी सीट से आगे चल रही है। दारा सिंह चौहान अभी पीछे चल रही हैं और धीरे धीरे बाकी जो राउंड होंगे उससे पता चल जाएगा कि कौन यहाँ पे बाजी मारते हुए दिखाई दे रहा है। तो सुधाकर सिंह जो है वो 1372 वोटों से आगे चल रहे हैं। घोसी सीट पर दूसरे राउंड की मतगणना हो रही है और सपा के सुधाकर सिंह को 6844 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के दारा सिंह चौहान को 5472 वोट मिले हैं। इस तरीके से यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए मोटा मोटा तो सुधाकर सिंह जो है वो आगे चल रहे हैं। फिलहाल 2 राउंड जो है वो दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। पहला राउंड यानी कि पहला रुझान सामने आया है, दूसरा रुझान जो है वो अभी भी चल रहा है। और यही अगर बागेश्वर सीट की बात कर ली जाए तो बागेश्वर सीट में भी दूसरे राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। दूसरे राउंड की मतगणना के बाद कांग्रेस के बसंत कुमार को 4554 वोट मिले हैं,
जबकि बीजेपी की पार्वती दास को 4,359 वोट मिले हैं। और इसी खबर में ज्यादा जानकारी के साथ प्रदीप सिंह सीधे मऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, ताजा आंकड़े क्या बताते हैं, क्योंकि पहला राउंड पूरा हो चुका है, दूसरे राउंड में एंट्री हो चुकी है, क्या जानकारी आप तक आपके पास है? जी हाँ, घोसी विधानसभा चुनाव का जो है दूसरा राउंड भी पूरा हो चुका है। 1378 वोटों से सुधाकर सिंह आगे हैं और अभी गणना चल रही है और सुरक्षा के मद्देनजर सेना के जवानों की तैनाती की गई है, पीएसी बल के तैनाती की गई है। इसके अलावा जो है स्थानीय थानों की भी तैनाती की गई है। यहाँ पे दारा सिंह चौहान जो है वो पीछे चल रही है, यानी कि पहले जो तस्वीरें निकल के आती थी उसके विपरीत ही इस बात की तस्वीरें हैं। क्या इसके पीछे का कारण है? जी हाँ, शुरुआती रुझान में आगे पीछे होना लाजमी है, क्योंकि पूर्व कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो अभी सुधाकर सिंह से पीछे चल रहे हैं और सुधाकर सिंह आगे चल रहे हैं। अभी चूंकि उतार चढ़ाव ये लगा रहेगा, जैसे जैसे दिन परवान चढ़ेगा वैसे वैसे जो है परिणाम स्पष्ट होते जाएंगे और लगभग 12 बजे के बाद स्थितियां स्पष्ट होने लगेंगी। ठीक है प्रदीप, नजर बना रखिए, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। धन्यवाद। और बता दें कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में मतगणना जारी है। बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में रुझान आने शुरू हो चुके हैं। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी ने बनाई है बढ़त। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार 754 वोटों से आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के बसंत कुमार को अब तक 2,945 वोट मिले हैं। बीजेपी की पार्वती दास को अब तक 2,191 वोट मिले हैं। कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार 754 वोट से आगे चल रही है। तो ताजा जानकारी बागेश्वर सीट से आप तक पहुंचा रहे हैं कि दूसरे राउंड की गिनती जो है वो शुरू हो चुकी है। बागेश्वर उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी जो है इस वक्त आगे चल रहे हैं, बीजेपी पीछे चल रही है। बीजेपी ने काफी कोशिश की थी, यहाँ पे खुद मुख्यमंत्री गए थे चुनाव प्रचार के लिए और ऐसे में देखिए धीरे धीरे अब बाकी सीटों के रुझान आने भी शुरू हो चुके हैं और ऐसे में बागेश्वर से जुड़ी हुई ताजा जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बसंत कुमार जो है वो आगे चल रहे हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी से बसंत कुमार हाल ही में कांग्रेस में गए थे और कांग्रेस के खेमे से इस वक्त बसंत कुमार जो है वो आगे चल रहे हैं। वही बता दें कि इस वक्त की ताजा जानकारी कि बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में मतगणना अभी भी जारी है। दूसरे राउंड की मतगणना शुरू हो चुकी है, पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है और बागेश्वर विधानसभा उपचुनाव में रुझान आने शुरू हो चुके हैं और यहाँ पे कांग्रेस आगे चल रही है। बीजेपी इस वक्त बढ़त बनाती हुई नजर नहीं आ रही है। फिलहाल इस वक्त एक ही राउंड की यहाँ पे काउंटिंग पूरी हुई है और धीरे धीरे और राउंड की काउंटिंग होनी है और उसमें देखना होगा क्या रिजल्ट निकल के सामने आता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तुषार गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, यहाँ पे कांग्रेस आगे चल रही है, एक ही राउंड पूरा हुआ, आगे आगे क्या कुछ निकल के सामने आ सकता है? ये अगर बात की जाए, दोनों जो भाजपा है कांग्रेस है, दोनों में एक टक्कर नजर आ रही है, कांटे की टक्कर नजर आ रही है, क्योंकि जैसे ही पहला राउंड खत्म हुआ है तो 195 वोट से बसंत कुमार जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो अभी आगे चल रहे हैं। हाँ, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस में उम्मीदें थी वो फिलहाल अभी के लिए नजर आ रही है, पर ये कहा जा रहा है कि ये बसंत कुमार का मजबूत क्षेत्र थे जहाँ से ये अभी फिलहाल जो वोटिंग काउंट हुई है। अभी आगे देखना होगा कि जो पार्वती दास है उनके जब क्षेत्र आएंगे तो कितने आगे वो पड़ती है। फिलहाल के लिए जो कांग्रेस प्रत्याशी है काफी आगे चल रहा है, 195 वोट से अभी फिलहाल आगे चल रहा है। लेकिन अभी आगे देखना होगा क्योंकि अभी पहले राउंड की जो काउंटिंग है वो अभी खत्म हुई है और ऐसे में देखना होगा क्योंकि 14 राउंड है, 13 राउंड अभी फिलहाल बाकी है, तो ऐसे में देखना होगा कि दोनों प्रत्याशी कितनी मजबूती से लड़ाई करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि जो अंतिम निर्णय निकलेगा वो किस प्रति निकलेगा या फिर कहा जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी आज अपना जीत का झंडा वहां पर गाड़ेगा। जी बिल्कुल, ये हर बार देखने को मिल रहा है कि जैसी काउंटिंग शुरू होती है जो पहले रुझान आते हैं उसके विपरीत एकदम से आखिरी रुझान जाते जाते तक हो जाता है। तो लग रहा है कि यहाँ पे भी वही तस्वीर निकल के सामने आ सकती है। तुषार जी, अगर उपचुनाव की बात की जाए तो राज्य सरकार को काफी फायदा मिलता है उपचुनाव में। तो ये माना पहले से जा रहा है कि जो भाजपा प्रत्याशी है पार्वती दास वो जीतेगी, लेकिन कांग्रेस ने भी ये कहा है कि मजबूती से वो लड़ेगी। बसंत कुमार एक मजबूत कैंडिडेट है, पिछली बार
2022 में बात की तो आम आदमी पार्टी से लड़े थे, दूसरे नंबर पे आए थे। पहले नंबर पे चंदन रामदास थे जो स्वर्गीय हो गए, तो मजबूती से लड़े थे। उस वक्त 18,000 वोट उन्हीं के थे। तो ऐसे में कांग्रेस ये आंकलन लगा रही थी जो पहले से कांग्रेस के वोट है और साथ साथ जो बसंत कुमार के वोट है उससे जीत मिल सकती है बागेश्वर में। लेकिन जो राज्य सरकार जिसकी सरकार होती है उसे काफी फायदा मिलता है उपचुनाव में। अब देखना होगा कि शुरुआत के अभी फिलहाल जो वोटिंग सामने आए हैं पर आने वाला समय अभी 13 राउंड बचे हैं। अभी देखना होगा कि कौन सा प्रत्याशी अभी आगे निकलेगा। लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच में साफ टक्कर नजर आ रही है। वैसे तो 5 प्रत्याशी वहां पर है लेकिन भाजपा और कांग्रेस के बीच साफ सामने की टक्कर नजर आ रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे बीजेपी के लिए भी काफी ज्यादा साग का दाव है। अगर ऐसा हुआ कि 14 राउंड तक भी अगर यही नतीजे दिखाई देने लगे तो बीजेपी को कितना बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे चुनावी मैदान में खुद मुख्यमंत्री उतरे थे। जी हाँ, अगर स्टार प्रचारक की बात की जाए तो उसमें कई मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री मौजूद थे। तो ऐसे में प्रतिष्ठा की भी बातचीत होती है कि किस तरह से जो बड़े नेता है वहां पहुंचे थे, उन्होंने प्रचार प्रसार किया था। तो दोनों ही पार्टियों के भाजपा में बात की जाए तो मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री थे, वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत सहित कई बड़े नेता बड़े चेहरा वहां पर प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए। तो ऐसे में दोनों के प्रतिष्ठा की भी बात है कि वो चुनाव में लड़े थे। लेकिन क्योंकि 2024 का चुनाव आने वाला है, उससे पहले नगर निगम के चुनाव आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक टेस्ट मैच की तरह कह सकते हैं या सेमीफाइनल कह सकते हैं, क्योंकि भाजपा को बहुत बड़ा झटका लगेगा क्योंकि उनकी बिल्कुल तुषार, अभी सिर्फ 1 राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है। आखिरी तक देखना होगा कि किसका यहाँ पे परचम लहराता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और आज आएगा डुमरी उपचुनाव का रिजल्ट। मतगणना को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से जारी है। तो आज डुमरी उपचुनाव का रिजल्ट आना है। तो देखिए तमाम सीटों पर काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से ही मतगणना हो रही है और ऐसे में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हर जगह देखने को मिल रहे हैं। डुमरी का भी रिजल्ट जो है आज ही आना है और ऐसे में वहाँ पे काउंटिंग लगातार जारी है। सुबह 8 बजे से ही कुछ ही देर में जो है यहाँ पे तमाम नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि सुबह 8 बजे से काउंटिंग हो रही है। डुमरी जो है काफी ज्यादा जेएमएम के लिए भी बनी हुई है साख पर और ऐसे में धीरे धीरे काउंटिंग के रिजल्ट जो है वो शुरू हो रहे हैं आने। बता दें कि डुमरी में जो है वो काफी ज्यादा कोशिश यहाँ पे हेमंत सोरेन ने भी की थी और ऐसे में ये सीट जो है वो जेएमएम के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखना होगा कि जब रिजल्ट आना शुरू होगा तब किसका यहाँ पे परचम लहराता है। फिलहाल के लिए जानकारी आप तक यही पहुंचा रहे हैं कि 8 बजे से ही यहाँ पे मतगणना शुरू हो गई थी और अभी जो है 1 राउंड हो चुका है, यानी कि पहला रुझान आ चुका है और पहला रुझान जो है तो आ जाएगा डुमरी उपचुनाव का रिजल्ट। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां धीरे धीरे तमाम सीटों पे जो उपचुनाव हुए थे उसके रिजल्ट आज आने वाले हैं। दीनदयाल तिवारी हमारे साथ सीधे डुमरी से जुड़ चुके हैं। दीनदयाल, आप क्या देख पा रहे हैं वहां पे, पहले रुझान क्या कुछ कह रहा है? दीनदयाल, आवाज आ रही है आपको मेरी? दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे लेकिन ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां देखिए डुमरी का भी चुनाव जो है वो हो चुका था और ऐसे में मतगणना जो है आज हो रही है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती जो है सुबह 8 बजे से ही जारी है। डुमरी में दंगल में कौन बाजी मारेगा ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। हेमंत सोरेन भी यहाँ से देखिए किस तरीके से रैली निकालते हुए नजर आ रहे थे उस समय जब चुनाव प्रचार यहाँ पे किया जा रहा था। कोशिश काफी ज्यादा यहाँ पे की गई थी। अब यहाँ पे किसका साग जो है वो नजर आता है ये कुछ ही देर में पता चल जाएगा। फिलहाल के लिए जानकारी आप तक यही पहुंचा रहे हैं कि डुमरी में भी इस वक्त जो है पहला रुझान हो चुका है। अब धीरे धीरे यहाँ पे नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। जो डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। सबसे पहले पोस्टर बैलेट की गिनती की जा रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन पर खाली हुई थी ये सीट, अब इस पे उपचुनाव हुआ था। पत्नी बेबी देवी जेएमएम से यहाँ पे खड़ी थी और दीनदयाल हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। दीनदयाल, क्या देख पा रहे हैं आप? रुझान पहला हो चुका है, क्या नतीजे निकल के आने शुरू हुए हैं वहां से?
निश्चित तौर पर यहाँ पर जो यशोदा देवी हैं वो आईएसयू पार्टी से वो आगे चल रही है और दूसरे राउंड का भी गिनती लगभग समाप्त हो रहा है। और निश्चित तौर पर जो जेएमएम के उम्मीदवार हैं उनसे यशोदा देवी जो है जो आईएसयू के हैं वो आगे चल रही हैं। अभी पहला राउंड पूरा हो चुका है, दूसरे राउंड की गिनती जारी है। यहाँ पे सुरक्षा के क्या इंतजाम दिख रहे हैं? कितने राउंड गिनती होगी यहाँ पे दीनदयाल? यहाँ पर 24 राउंड की गिनती होगी, 16 टेबल बनाए गए हैं और सुरक्षा का भी काफी पुख्ता इंतजाम किया गया है। और धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं और दूसरे राउंड के रुझान में यशोदा देवी अभी आगे चल रही हैं। बेबी देवी के लिए भी काफी ज्यादा यहाँ पे मेहनत करते हुए नजर आए थे सीएम। जी, काफी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी बेबी देवी के लिए काफी उन्होंने मेहनत भी किया और रोड शो भी किया। लेकिन अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि यहाँ पर दूसरे राउंड के जो रुझान आए हैं उसमें यशोदा देवी अभी आगे चल रही है लगभग 4000 वोटों से। तो जेएमएम के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण सीट है ये? जेएमएम के लिए तो काफी महत्वपूर्ण ये चुनाव रहा है और सीट भी जो है इसके लिए लगातार जो भी जेएमएम के बड़े नेता हैं वो काफी लगे हुए हैं। अभी भी पूरा यहाँ पर घमाघमी चल ही रहा है और निश्चित तौर पर अब धीरे धीरे रुझान आगे आएगा तो उसको देखा जाएगा। जी बिल्कुल, धीरे धीरे रुझान आगे जाएगा तो दीनदयाल तस्वीरें जो है वो साफ होती हुई नजर आ जाएंगी। लेकिन अगर ऐसा ही रुझान सामने आया, बेबी देवी की अगर जीत नहीं होती है, जेएमएम को कितना बड़ा झटका लगेगा? नहीं, अगर इस तरह का हुआ तो जेएमएम के लिए तो काफी बड़ा झटका होगा। लेकिन अभी बहुत सारे काउंटिंग बाकी है, अब आगे देखा जाएगा कि इसमें किस तरह का रिजल्ट सामने आता है। और क्या कुछ तस्वीरें आप वहां पे देख पा रहे हैं काउंटिंग स्टेशन पे? जी, काउंटिंग शुरू है और बारिश भी काफी हो रहा है, बारिश तेज हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर है माहौल यहाँ का, लेकिन काउंटिंग चल रहा है। जब से इंडिया का गठबंधन हुआ है उसके बाद से ये लिटमस टेस्ट की तरह देखा जा रहा है पूरा उपचुनाव। क्या लगता है यहाँ पे किसकी साख सबसे ज्यादा यहाँ पे जरूरी है? नहीं, जब से ये इंडिया गठबंधन हुआ है उसके बाद से ये पहला चुनाव है और पहला चुनाव है, इसलिए काफी अहम इसको देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसलिए इंडिया गठबंधन के लोग भी इसको काफी चुनौतीपूर्ण लेते हुए और कार्यक्रम में जो भी मुख्यमंत्री हैं चाहे जो भी इंडिया गठबंधन पार्टी के लोग हैं वो लोग काफी मेहनत किए हैं यहाँ पर डुमरी चुनाव जीतने के लिए। लेकिन अब देखा जाएगा, गिनती शुरू है, कई दिनों का मेहनत का फल आ जाने वाला है और जो जैसे जैसे रुझान आएगा फिर अपडेट हम लोग देंगे आपको। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखे आप। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। और इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी आ रही है कि 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। आज सुबह गोरखनाथ मंदिर में करेंगे दर्शन पूजन के बाद लगाएंगे जनता दरबार। तो अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे, जनता दरबार यहां पे लगाया जाएगा सीएम की तरफ से। और जब गोरखनाथ जाते हैं तब उनकी तरफ से जनता दर्शन कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन किया जाता है। और काफ़ी तादाद में यहाँ पे जो फरियादी है अपनी फरियाद लेकर पहुँचते हैं, उनकी तरफ से जो है यहाँ पे अपनी परेशानी सीएम को बताई जाती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आदित्य नारायण हमारे साथ सीधे गोरखपुर से जुड़ चुके हैं। गोरखपुर में कितनी देर में लगाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ ये जनता दरबार? आदित्य जी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आने के लिए जनता दरबार लगाया हुआ है, जिसमें 300 फरियादी अपनी फरियाद लेके आए हुए हैं। 300 से अधिक आए, 300 फरियादियों की फरियाद सुन रहे हैं जो अंदर गए हुए हैं। जी, तो कितनी संख्या में यहाँ पे पहुंचेंगे, कुछ जानकारी है? क्योंकि 2 दिवसीय उनका पूरा ये दौरा माना जा रहा है गोरखपुर का। जी, जैसा कि मैं बता दूं आपको कि गोरखपुर में 2 दिवसीय कल शाम को योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आए हैं। आज के दौरे में वो जनता दरबार लगाएंगे, अधिकारियों से बैठक करेंगे और 11 बजे करीब वो मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। जी, मथुरा में क्या कुछ खास कार्यक्रम? जन्माष्टमी को लेके कुछ कार्यक्रम वहाँ पर है, कुछ जो भी वहाँ कार्य चले उसकी समीक्षा बैठक के लिए वहाँ पर जा रहे हैं। जी, कहा यह जा रहा था गोरखनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे, वो हो चुका है या होना बाकी है? जी, जैसा कि कल वो शाम को जब आए थे, शाम जन्माष्टमी के अवसर पर उन्होंने जनता के बीच कई लोगों के बीच रहे और बच्चों को अपने पास बुलाया, उनसे जो कृष्ण और के रूप में बने थे उनके साथ वो बैठे और काफी वहाँ पर संगीतमय कार्यक्रम भी आयोजित हुए। और क्या कहते, आज सुबह उठ के हर दिन की भांति जैसा सुबह पूजा अर्चना करते हैं वो की। जी, तो जनता दरबार में क्या फरियादी पहुंचना शुरू हो चुके हैं, सिलसिला शुरू हुआ है?
जी, मैं को बताऊं, जनता दरबार में फरियादी सुबह करीब 5:30 से 6 के बीच में ही आने लगते हैं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जब जब गोरखपुर आते तब तब जनता दरबार लगाते हैं। जैसे ही ये सूचना फरियादियों के पास पहुंचती है पेपर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, तो वो सुबह ही वहां पर आ जाते हैं और वहां पर कतार में खड़े हो जाते हैं और एक एक लोगों की जांच होने के पश्चात वो लोग अंदर जाके उनको बैठाया जाता है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ आके उनकी फरियाद सुनते हैं। जी ठीक है आदित्य, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का ये पूरा मामला है। मामले में आज जिला जज की अदालत में होगी सुनवाई। एएसआई सर्वे की सुनवाई दोपहर 2 बजे होगी। परिसर में एएसआई सर्वे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई होगी। सर्वे की प्रक्रिया बढ़ाने के लिए 8 हफ्ते का मांगा गया था समय। 2 सितंबर को कोर्ट में दाखिल करनी थी सर्वे की रिपोर्ट, और ऐसे में मामले में मुस्लिम पक्ष की आपत्ति पर भी सुनवाई होने जा रही है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे विलंबित करने का लगाया था आरोप। तो हम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सर्वे को लेकर 2 सितंबर को रिपोर्ट देनी थी, लेकिन अब जो है टाइम और मांगा गया है, वक्त और मांगा गया है, जिसको लेकर आज 2 बजे सुनवाई होगी। और ऐसे में मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी जो याचिका दायर की गई है उस मामले में भी आज सुनवाई होने जा रही है। दोपहर 2 बजे जिला कोर्ट के जज जो है इस पे सुनवाई करेंगे और एएसआई सर्वे की सुनवाई जो है दोपहर 2 बजे होनी है। तो परिसर में एएसआई सर्वे बढ़ाने की मांग पर सुनवाई होगी। ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे का ये पूरा मामला है, जिससे जुड़ी हुई जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सर्वे की प्रक्रिया बढ़ाने के लिए 8 हफ्ते का समय मांगा गया था। और अजमेर के ऐतिहासिक तारागढ़ पहाड़ पर हजरत मीरा सैयद हुसैन की दरगाह पर शिया समुदाय द्वारा ताजिए का जुलूस निकाला गया। इस मौके पर पूरी बस्ती में सभी काले और हरे लिबास में नजर आए। बताते चले कि पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथ करबला में शहीद हुए साथियों का चहलुम मनाया गया, जहां सभी गम में डूबे हुए नजर आए। ताजिया को पूरी बस्ती में नौहा ख्वानी के साथ घुमाया गया और शाम के वक्त ताजिया को करबला में सुपुर्द खाक किया गया। इसके बाद लंगर का आयोजन किया गया था। खबर भिंड से है, जहां पुलिस ने 1 करोड़ से अधिक की अंग्रेजी शराब बरामद की है। बता दें कि शराब की 604 पेटियां बरामद की गई है। वहीं लाहौर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई के समय पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने यह खुलासा किया है। मध्य प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने जन्माष्टमी के मौके पर विपक्ष पर निशाना साधा। वहीं मंत्री सारंग ने निशाना साधते हुए कहा, विपक्षी नेता सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं और कहा कि कांग्रेस नेताओं ने सनातन धर्म को बदनाम करने की सुपारी ले रखी है। साथ ही कहा है कि INDIA गठबंधन का प्रमुख दल कांग्रेस सनातन के खिलाफ लड़ाई में जुट गई है। और राजधानी दिल्ली के शाहदरा जिले में स्थित GTB एनक्लेव थाना क्षेत्र में जनता फ्लैट में रहने वाली महिला पर सोनू और वंशु नाम के व्यक्तियों ने जानलेवा हमला किया है। महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको ज्योति अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनका इलाज अभी भी जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। और इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को हमेशा से चेतावनी देती नजर आ रही है। हाल ही में मौसम की बेरुखी से किसान बेहाल है और एक और बिजली की आंख मिचौली से किसानों की फसलें चौपट हो गई। वही किसानों ने आज पटेलावद विधानसभा क्षेत्र के विधायक वाल सिंह मईडा ने किसानों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया और मध्य प्रदेश सरकार को चेतावनी दी कि जो हमारे किसानों की फसलें खराब हुई उसका मुआवजा दिया जाए, बिजली का समय अधिक किया जाए। विधायक वाल सिंह मईडा ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चेतावनी देते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान केवल घोषणावीर मुख्यमंत्री है, हमारे किसानों की समस्या नहीं सुन रहे हैं। बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है। जो बिजली पानी दे न सकी वो सरकार निकम्मी है। जो बिजली पानी दे
तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, देखते रहे इंडिया वॉइस।